सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। जी हाँ, वक्त अभी हुआ है भैया जी कहिन का। अमूमन इस वक्त आप प्रतीक के साथ भैया जी कहिन देख रहे होते हैं, लेकिन आज खबर ही ऐसी है, बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर एक बड़ा सवाल इस वक्त यही पूछा जा रहा है कि अब आगे नेपाल में क्या होगा। हिंसा के बीच नेपाल की सेना का बाकायदा बयान आ गया है, एक खत जारी किया गया है। मैं वो पूरा का पूरा खत आपके सामने पढ़ दे रही हूं। ये देखिए, नेपाली सेना को अनुरोध, यानी नेपाली सेना की तरफ से हम अनुरोध कर रहे हैं, और फिर नेपाली में ये लिखा हुआ है, जिसका मैं हिंदी तर्जुमा करके आपको बता रही हूं। नेपाल सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता तथा नेपाली जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिबद्ध है। नेपाल सेना नेपाल में जारी जेन जेड यानी जेन जी आंदोलन की घटनाओं का विश्लेषण कर रही है। नेपाल सेना इस आंदोलन के दौरान हुई अपूरणीय जनहानि और संपत्ति के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करती है, दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति प्रकट करती है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। नेपाल और नेपाली जनता की भलाई और सुरक्षा के लिए हमेशा समर्पित नेपाल सेना वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेपाल और नेपाली जनता के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस कठिन परिस्थिति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक और राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित रखना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। इसीलिए नेपाल सेना देश के सभी युवाओं और नागरिकों से सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की ईमानदारी पूर्वक अपील करती है, ताकि वर्तमान स्थिति और ज्यादा जटिल ना होने पाए। हिंसा के बीच नेपाल की सेना की तरफ से ये खत जो है वो जारी किया गया है, नेपाली सेना को अनुरोध। और ये पूरा का पूरा खत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये काठमांडू से निकाला गया खत है, जिसमें अनुरोध किया जा रहा है कि देखिए, अब आपको स्थिति को अपने कंट्रोल में लेना होगा। हम जेन जी के इस आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं, और इस बीच एक और बुरी और बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, और वो खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जो पूर्व पीएम है, उनकी पत्नी को जो है जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कुछ देर पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी। फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी काठमांडू में उनके घर पर अटैक किए गए थे, और दूसरी तरफ पूर्व पीएम जलनाथ खनाल की पत्नी की लोकल मीडिया के हिसाब से मौत हो गई है। जलनाथ खनाल की पत्नी की मृत्यु हो गई है। पूर्व पीएम थे जलनाथ खनाल, जिनकी पत्नी की मौत की खबर आ रही है। उपद्रवियों ने पूर्व पीएम के घर पर अटैक किया था और जिंदा जला दिया गया। उनकी पत्नी को झुलस गई थी, गंभीर हालत में थी, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। गोपाल झा वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा इस मसले पर बातचीत कर लेते हैं उनसे। गोपाल जी, इस वक्त ये बड़ी और बुरी खबर है, आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खनाल की पत्नी की मौत की खबर आ रही है। ये थैंक यू वेरी मच। ये अपुष्ट समाचार है। एक्चुअली उनको आग तो लगा दिया गया था, जैन जी के जो भीड़ थी, जो मॉब थे, और वो बहुत बुरी तरह से झुलस गई थी। लेकिन ये अभी अपुष्ट खबर है, मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। जब तक ये आधिकारिक रूप से ये मेरे उसमें नहीं आ जाए, तब तक तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बुरी खबर जो आप बता रही हैं। लोकल मीडिया की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है झा जी कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, और अब जानकारी मिल रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं
आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप कह रहे हैं ये पुष्टि नहीं अभी मैं कर सकता हूँ, अपुष्ट खबरें हैं, और इसीलिए हम ये डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि अपुष्ट खबरें हैं। लोकल मीडिया की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि उपद्रवियों ने पूर्व पीएम जलनाथ खनाल के घर पर अटैक किया था और उनकी पत्नी को बाकायदा आग लगा दी थी, और उसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, और अभी खबर ये आ रही है, अपुष्ट है, कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप वहाँ काठमांडू में मौजूद है, जेन जी को चाहिए क्या? क्योंकि ये कहा गया था कि देखिए भ्रष्टाचार और उसके बाद ये जो नेपो बेबीज, नेपो किड के नाम से चीज़ें वहाँ पर ट्रेंड कर रही थी, उन लोगों को इस बात की बहुत शिकायत थी कि हम यहाँ दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जितने भी तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रधानमंत्री पूर्व के रहे हों कि अभी केपी ओली रहे हों, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी को सजा दिया, संवार लिया, और हम सब आज भी स्ट्रगल में हैं। वो गुस्सा कहीं ना कहीं फूटा, और ऐसा कि आज नेपाल जल रहा है। ये आप सच बता रही हैं कि ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, लेकिन वो तो एक मोमेंट्री ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे जिस पर जैन जी एक्टिव रहते हैं और जिससे उन लोगों का थोड़ा, अब थोड़ी सी ये बात करें कि थोड़ा सा आय अर्जन का स्रोत भी था उन लोगों के लिए, तो वो चीज़ें आप अगर पूर्ण रूप से बंद कर देंगे चाहे किसी भी बहाने में, तो नेचुरली उसका रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन फिर मैनिफेस्टेशन किस तरह से हो जाता है ये आप भी देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं यहाँ पे काठमांडू में बैठ के। लेकिन ये जो भी हुआ ये दुर्भाग्य हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रही बात कि जैन जी के बारे में आपने बताया कि इन लोगों का मांग क्या है, तो मांग यही था कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया ओपन किया जाए, और फिर उसमें आ गए, फिर करप्शन की बात भी हुई। फिर करप्शन की बात होने के बाद आप जो देख रही हैं कि हर जगह जगह जाकर के आंदोलनकारियों ने फिर आग लगाना और लीडर्स को टारगेट करना, ये सब ये बातें जो हो रही हैं दरअसल में ये राज्य को ये सब चीज के लिए आकलन शायद नहीं था, इंटेलिजेंसिया ने ये खबर नहीं बताई होगी, इसीलिए ऐसा ये मोड़ कुछ अलग हो गया। अच्छा, ये हामी नेपाल और बालेन शाह के बारे में जरा बताइए ना गोपाल जी। बालेन शाह के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है, मतलब टाइम्स मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स तक में इनको कवर किया जा चुका है। रैपर हैं, मेयर भी हैं, जेन जी में बहुत हद तक इनका इन्फ्लुएंस है, और इनके टिकटॉक ने आंदोलन को वो रूप दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आपने ठीक बताया कि जैन जी तो क्या है कि ये जनरेशन को जो चाहिए था, बालन जी ने उस चीज़ को बहुत स्मार्टली उनको एड्रेस करने की और उन्होंने उसको कॉइन भी किया। अब रही बात वो पॉपुलैरिटी की बात, तो नेचुरली वो बहुत बड़े काठमांडू के सबसे बड़े जो महानगर हैं नेपाल में, काठमांडू इटसेल्फ कैपिटल सिटी हैं, उसके मेयर हैं, तो उन्होंने अपने कुछ काम के तहत भी जनरेशन जी का दिल भी जीता है, ऐसी भी बात नहीं है। और रही बात कि अब जो रैप में, तो रैप जनरेशन जो गीतों से, संस्कृति कार्यक्रम से, अथवा जो भी आप लाइव कंसर्ट से ये दिल जीतने की जितने भी कोशिश होनी चाहिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब मेयर बन के आए तो उन्होंने कुछ काम ऐसा किया जो नेचुरली वो जो पॉपुलैरिटी दिखाने की कोशिश भी की है, और ग्राउंड लेवल में कुछ काम भी हुआ है। मैं आपके पास ये सवाल लेकर आऊं उससे पहले दर्शकों को एक बार फुल फ्रेम दिखा देना चाहती हूं कि कौन खास मेहमान हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में और इस बड़ी कवरेज में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ न्यूज़ रूम में है, इनफैक्ट यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। गोपाल झा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार 5 बजे से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि क्या बालेन शाह वो चेहरा हो सकते हैं जिसकी युवाओं को अभी दरकार है? ये युवा जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, 25 साल एवरेज उम्र है इनकी। इन्होंने अब तक क्या सरकारें देखी है? देवबा, प्रचंड, ओली, और अब ये कुछ नया चाहते हैं। तो कुछ नया क्या इस काठमांडू के मेयर में दिखाई दे रहा है और सेना इनको बैक कर रही है?
देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेना इनको बैक कर रही है, क्योंकि सेना की तरफ से भी जो अभी स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल से सेना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम के ही तहत वो कुछ सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तो मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ कि बियॉन्ड पॉलिटिकल लिमिट, क्योंकि अभी तक जितने भी नेपाल में आप देखेंगे जो भी क्रांति हुए हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के ही तहत क्या कंसेंसस के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है अभी Okay. तक की हिस्ट्री में। Okay. तो इस बार भी सेनापति भी वही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप को वो इग्नोर करेंगे। इसकी संभावना मैं कम देख रहा हूँ। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि एक नया चेहरा आते हुए देख रहे हैं, अभी अब दिखता हुआ आपको तो अभी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है जो अभी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें से ही कोई रास्ता निकाल के खोजा जा सके। विवेक जी, मैं चाहती हूँ एक जल्दी से ओपनिंग रिमार्क आप दें और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैंने भी अभी फिर से फोन मिलाया आपके शो के खत्म होने के बाद अपने अपडेट्स लेने के लिए, और ये सही कह रहे हैं। शाह जो जनजी के एक अच्छे रैपर थे, बड़े प्रसिद्ध हुए, मेयर बने, लेकिन उनके बहुत से काम बहुत से सीनियर सिटीजन्स को पसंद भी नहीं आए, जैसे रेडी पटरी वालों को हटाना। और मेरा यह मानना है, आप यहां भी ठीक कह रहे हैं, कि अगर कोई सोल्यूशन आएगा तो वो सोल्यूशन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सेटअप के हिसाब से ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आई थिंक बालेन शाह इज टू यंग एंड आई थिंक टू इनएक्सपीरियंस्ड to be taking over the whole nation. This is my personal opinion. People may disagree with me. I think they will over somebody जो ज्यादा traditionally एक matured face हो और जिसकी acceptability लोगों में हो, जैसे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में एक तरीके से फौज ने नॉमिनेट किया। This is my personal reading. बालेन शाह ने जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस की दिखाई है, तो that is also one ओके, as a mayor. ऑलराइट, जो वहां के लोग नागरिक। विवेक जी भी वही बात कह रहे हैं जो गोपाल जी कह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी, जेन जी उससे मान जाएगी क्या? क्योंकि नहीं, उसका गुस्सा तो सारे के सारे पूर्व के प्रधानमंत्री और पूर्व के चेहरों पर है। बिल्कुल नहीं मानने वाली है रूबिका जी। जो नेपाल के हालात हैं, और लगातार अभी इस शो के बीच में भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वहाँ जो काठमांडू में लोग हैं, बालेन शाह के अलावा किसी नेता पर उनको रंच मात्र भरोसा नहीं है। ये इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो। हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रवि लाम जो उनका अभी जो जेल में थे, उनको भी छुड़ाया गया है। उनके ऊपर उनका भरोसा है। जो अभी की एक तरह से कहें कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उसमें सेना, बालेन शाह और रवि लाम, ये मिलकर कुछ ऐसे लोग जिनके सीधे गुस्से, सीधे निशाने पर नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, उनको कोशिश की जाएगी। सभी जो एमपी हैं उनसे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। फिर से चुनाव कराने के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट, संभवतः 7 बजे के आसपास कोई प्रेस वार्ता भी हो सकती है, और उसमें बालेन शाह शामिल होंगे। बालेन शाह को लेकर ठीक बात है कि अभी वो बहुत नौजवान है, लेकिन सभी ट्रेडिशनल पार्टियों को उन्होंने जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू मेयर में हराया है, और जनता को ये लगता है, नौजवानों को लगता है कि फिलहाल वो ईमानदार आदमी। अच्छा, आगे वो कैसा निकलेगा ये तो बाद में समझ में। और देखिए, इस बीच हमारे पास खबरें लगातार आ रही है, भारत नेपाल बॉर्डर के पास नेपालगंज इलाके में हिंसा भड़क गई है। नेपाल के नेपालगंज इलाके में उपद्रवियों ने आग लगा दी है, कई घरों को फूंक दिया है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है।